नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद के एक बहुत ही मार्मिक उपन्यास पर बात करने वाले हैं, निर्मला। हाँ, निर्मला। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि 1920 के दशक का जो भारतीय समाज था ना, बिल्कुल उसका एक आईना कह सकते हैं। हमारे पास कुछ विश्लेषण है, कुछ सारांश हैं, जिनके सहारे हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो इरादा यही है कि उपन्यास के जो मुख्य विचार हैं, जो पात्र हैं, उनकी जटिलता, वो क्यों वैसे थे और उसका आज भी क्या असर है, क्या प्रासंगिकता है, उसको समझें। सही। कहानी तो एक किशोरी की है, निर्मला, जिसकी नियति आप कहिए कि दहेज और सामाजिक दबावों की वजह से पूरी तरह बदल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको खोलना। बिल्कुल, और ये जरूरी भी है क्योंकि जैसा आपने कहा, ये सिर्फ कहानी नहीं है। प्रेमचंद यहाँ मतलब समाज की दुखती रग पर हाथ रख रहे हैं। हाँ। दहेज हो गया, बेमेल या बाल विवाह, और वो जो पूरी पितृसत्ता वाली सोच थी ना, जिसने औरतों की जिंदगी मुश्किल कर रखी थी। हाँ। जो हमारे पास विश्लेषण है वो भी यही बताते हैं कि कहानी की शुरुआत ही निर्मला की जिंदगी में आए एक ऐसे अप्रत्याशित मोड़ से होती है जहां से सब बिगड़ना शुरू होता है। हाँ, वो दुखद मोड़, जब निर्मला सिर्फ 15 साल की है। बस 15 साल की। उसके पिता वकील उदय भानुलाल, उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है और पिता के जाते ही घर की आर्थिक स्थिति एकदम से डामाडोल हो जाती है। और फिर वही दहेज, जो रकम चाहिए थी भुवन मोहन सिन्हा से शादी के लिए, वो परिवार नहीं जुटा पाता। बिल्कुल। नतीजा, शादी टूट गई, रिश्ता टूट जाता है। और यही समाज का वो रूप सामने आता है, थोड़ा क्रूर कह सकते हैं। हाँ। परिवार की इज्जत बचाने के लिए, लड़की का बोझ उतारने के लिए निर्मला की शादी उससे उम्र में कहीं ज्यादा बड़े, बहुत बड़े, एक विधुर वकील मुंशी तोताराम से कर दी जाती है। और उनके पहले से 3 बेटे हैं। हाँ, और सबसे बड़ा बेटा मनसाराम, वो तो लगभग निर्मला की ही उम्र का है। सही। ये उम्र का फासला अपने आप में एक बड़ी बात है, लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। घर में तोताराम की विधवा बहन भी हैं, रुक्मिणी देवी। अच्छा। और बस यहीं से घर की शांति में खलल पड़ना शुरू होता है। मतलब वो लगातार तोताराम के कान भरती रहती हैं, निर्मला के चरित्र पे शक पैदा करती हैं। खासकर निर्मला और उसके सौतेले बेटे मनसाराम के रिश्तों को लेकर, क्योंकि दोनों लगभग हम उम्रे हैं। अच्छा, तो ये उम्र का फासला और ये बाहरी कान भरना, ये मिलकर संदेह पैदा करते हैं। हाँ, और ये संदेह फिर जहर की तरफ फैलता है। शायद तोताराम की अपनी असुरक्षाएं भी रही होंगी। हो सकता है। और नतीजा ये होता है कि बिना किसी ठोस सबूत के वो मान बैठते हैं कि निर्मला और मनसाराम के बीच कुछ गलत है। अपने ही बेटे पर शक। हाँ, इतना गहरा शक कि वो अपने बेटे पर भी भरोसा नहीं कर पाते। ये तो बहुत भयानक है। और इस बिना किसी आधार के शक का नतीजा वो बहुत भयानक होता है। क्या होता है? गुस्से में, अविश्वास में तोताराम मनसाराम को घर से दूर भेज देता है, बोर्डिंग स्कूल। और वहां अकेलेपन में पिता के इस बर्ताव से जो दुख पहुंचता है, अपमान और शायद कोई बीमारी भी, मनसाराम की मृत्यु हो जाती है। अरे, ये घटना तो जैसे पूरे परिवार को हिला देती है। जाहिर है मनसाराम की मौत सिर्फ एक बेटे की मौत नहीं है, ये तो उस घर की नींव हिल जाती है इससे। हाँ, तोताराम पर क्या बीतती होगी। अपराध बोध, गहरे अपराध बोध में डूब जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनके शक ने ही उनके बेटे की जान ले ली। और निर्मला, जो पहले ही एक बेमेल शादी और शक के बोझ तले दबी थी, अब इस त्रासदी के साये में। लेकिन कहानी यहाँ रुकती नहीं होगी। नहीं, ये तो बस परिवार के बिखरने की शुरुआत है। आगे क्या होता है? विश्लेषण क्या बताते हैं? बताते हैं कि परिवार आर्थिक रूप से भी और भावनात्मक रूप से भी टूटता जाता है। अच्छा। तोताराम के जो दूसरे बेटे हैं, जियाराम और सियाराम, वो भी रास्ते से भटकने लगते हैं। घर का माहौल बहुत ही विषाक्त हो जाता है। निर्मला की जिंदगी और मुश्किल। हाँ, और इसी दौरान कहानी में वो झूठे साधु संतों का असर। हाँ, वो भी आता है। और समाज में जो अंधविश्वास गहरे बैठे थे, वो सब भी सामने आते हैं। परिवार जैसे इन बाहरी चीजों के जाल में और उलझता जाता है। और एक अहम मोड़ तब आता है जब भुवन मोहन सिन्हा, हाँ, वही जिससे शादी पहले तय हुई थी, हाँ, वो कहानी में दोबारा आता है। उसका लौटना कहानी को और पेचीदा बना देता है। कैसे? कुछ विश्लेषण कहते हैं कि बाद में वो आत्महत्या कर लेता है, लेकिन कुछ आजकल के पाठ, खासकर नारीवादी नजरिए से, उसके इरादों पर सवाल उठाते हैं। अच्छा, मतलब क्या वो सच में निर्मला का भला चाहता था या वो उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाह रहा था? ओह, ये भुवन मोहन वाला एंगल तो सोचने वाला है वाकई। है ना? किरदारों की बात करें तो निर्मला तो है ही केंद्र में। एक तरफ कर्तव्य,
दूसरी तरफ सामाजिक दबाव और अपना स्वाभिमान, इन सब के बीच पिसती हुई एक लड़की। लेकिन फिर भी गरिमा बनाए रखने की कोशिश करती है। हाँ, और तोताराम, शक, असुरक्षा और फिर गहरा अपराध बोध, एक ऐसा पति जो अपनी ही करनी से परिवार को तबाह कर देता है। और मनसाराम, बेचारा, पिता के बेवल्ला के शक का शिकार। उसकी मौत तो कहानी का एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ है। बहुत ज्यादा। और रुक्मिणी, वो भी कम अहम नहीं है। बिल्कुल, वो घर की कलह की जड़ है। सौतेली माँ को लेकर समाज में जो गलत धारणाएं होती है ना, हाँ, उनका इस्तेमाल करके वो आग में घी डालती है। वो उस छोटी सोच का प्रतीक है जो औरत को ही औरत का दुश्मन बना देती है कई बार। सही कहा। इनके अलावा निर्मला की माँ है कल्याणी और छोटी बहन कृष्णा। वो उस जमाने की हजारों माँओं और बेटियों जैसी हैं जो दहेज और समाज की मजबूरियों के आगे बेबस थीं। बिल्कुल, कल्याणी को अपनी बेटी को एक बूढ़े आदमी से ब्याहना पड़ता है और कृष्णा की किस्मत भी कहीं ना कहीं निर्मला से जुड़ी हुई लगती है। हाँ, और बाद में जो पात्र आते हैं जैसे भुवन मोहन और उसकी पत्नी सुधा। हाँ, सुधा का किरदार थोड़ा निर्मला के लिए एक दोस्त या हमदर्द जैसा है। लेकिन भुवन मोहन, जैसा हमने कहा, वो ज्यादा पेचीदा है। एक तरफ हमदर्दी दिखाता है पर उसके इरादे साफ नहीं है, संदिग्ध लगते हैं। हाँ, संदिग्ध, शायद स्वार्थी भी। वो उसे पारंपरिक हीरो की छवि से अलग कर देता है। सच में, ये किरदारों का जाल कहानी को बहुत असल और यथार्थवादी बनाता है। अब अगर हम उपन्यास के मुख्य विषयों पर आएं, थीम्स पर, हाँ, तो सबसे पहले तो साफ दिखता है दहेज और बेमेल विवाह। बिल्कुल, कैसे दहेज न दे पाने से एक लड़की की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है, नर्क बन जाती है। और उससे अपनी उम्र से 2 गुने से भी ज्यादा बड़े आदमी से शादी करनी पड़ती है। और ये सिर्फ शादी का मामला नहीं है। प्रेमचंद दिखाते हैं कि इसका मनोवैज्ञानिक असर कितना गहरा होता है। हाँ, अकेलापन, पति का शक, समाज का दबाव, अपनी इच्छाओं को दबाना। और इसी से जुड़ा है बाल विवाह का मुद्दा। निर्मला सिर्फ 15 साल की है। उसका बचपन, उसकी जवानी, सब छीन लिया जाता है। और ये सब होता क्यों है? वजह है वो पितृसत्तात्मक समाज। हाँ, वो ढांचा जहाँ मर्दों का दबदबा है, औरतों को बस एक वस्तु समझा जाता है। उनकी अपनी पहचान, इच्छाएं, भावनाएं कोई मायने नहीं रखती। सब कुछ परिवार की इज्जत, समाज क्या कहेगा, औरत का कर्तव्य, इसके नाम पर कुर्बान। निर्मला इसी की शिकार है। बिल्कुल। एक और जरूरी विषय है शक और कलंक का। कैसे बिना किसी आधार के शक, कानाफूसी, घर की अंदरूनी राजनीति रिश्तों को तबाह कर सकती है। और रुक्मिणी का किरदार ये दिखाता है कि कैसे सौतेली माँ के लिए जो समाज में पहले से नकारात्मक सोच है, हाँ, निर्मला पर जो ये बिना कहा हुआ कलंक लगता है, वो उसके दुख को और बढ़ाता है और मनसाराम की मौत की वजह भी बनता है। सही। और ये भी दिलचस्प है कि उपन्यास उस जमाने की और सच्चाइयों को भी छूता है। जैसे आपने कहा था, अंधविश्वास और चिकित्सा के प्रति भय। हाँ, विश्लेषण बताते हैं कि कहानी में ऐसे पल हैं जहां लोग अस्पताल जाने या खून चढ़वाने जैसी चीजों से हिचकाते हैं। अच्छा? ये 1920 के दशक की सोच दिखाता है, जहां पारंपरिक इलाज और अंधविश्वास पर ज्यादा भरोसा था। नई वैज्ञानिक चीजों को शक से देखा जाता था। ये दिखाता है कि कैसे सामाजिक सोच और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लोगों की जिंदगी और मौत को भी प्रभावित करते थे। हाँ, कुल मिलाकर ये उपन्यास उस दौर के उत्तर भारतीय मध्यम वर्गीय समाज का एक बहुत सजीव और आलोचनात्मक चित्र खींचता है। अब जरा प्रेमचंद की लिखने की शैली और भाषा पर बात कर लेते हैं। इसे किस तरह का लेखन माना जाता है? देखिए, साहित्यिक विश्लेषक इसे ज्यादातर सामाजिक यथार्थवाद यानी सोशल रियलिज्म कहते हैं। प्रेमचंद समाज की कड़वी सच्चाइयों को बिना किसी लाग लपेट के सामने रख देते हैं, लेकिन इसमें नाटकीयता भी है। हाँ, ड्रामा भी है। कहानी में ऐसे मोड़ हैं, ऐसे भावनात्मक उतार चढ़ाव हैं कि पाठक बंधा रहता है। ये सिर्फ एक रिपोर्टिंग नहीं है, इसमें भावनाओं का गहरा चित्रण है। और जैसा कुछ स्रोत बताते हैं, इसमें एक सुधारवादी नजरिया भी है। मतलब वो सिर्फ समस्या दिखाकर छोड़ नहीं देते। बिल्कुल नहीं, वो पाठक को सोचने पर मजबूर करते हैं कि भाई समाज में बदलाव की जरूरत है। हाँ। और ये जानना भी दिलचस्प है कि निर्मला शुरू में 1925-26 में चांद पत्रिका में किश्तों में छपी थी, धारावाहिक की तरह। अच्छा, सीरियल की तरह। हाँ, तो इसका असर उसकी बनावट पर भी दिखता है। कहानी में एक तरह की एपिसोडिक गति है। हर किश्त शायद ऐसे मोड़ पर खत्म होती होगी कि अगला अंक पढ़ने की उत्सुकता बनी रहे। भाषा कैसी है? बहुत मुश्किल तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो प्रेमचंद की खासियत है। भाषा बहुत सरल है, सहज है, आम बोलचाल के करीब। लेकिन इस सादगी में भी वो पात्रों के मन की बातें,
घर का माहौल बहुत बारीकी से पकड़ते हैं। छोटे छोटे विवरणों से पूरा सीन आंखों के सामने आ जाता है। तो मतलब गंभीर विषय होते हुए भी पढ़ने में बोझिल नहीं लगता। नहीं, बोझल नहीं लगता, एक मानवीय कहानी की तरह छू जाता है। और किताब के रूप में ये 1928 में आई, ऐसा जिक्र है। और अच्छी बात यह है कि इसके अंग्रेजी अनुवाद भी हुए हैं। हाँ, ताकि दुनिया भर के लोग पढ़ सकें। डेविड रुबिन का द सेकंड वाइफ 1988 और आलोक राय, जो प्रेमचंद के नाती हैं, उनका निर्मला 1999 अनुवाद काफी जाने जाते हैं। इन अनुवादों ने इसे वैश्विक पाठक तक पहुंचाया होगा यकीनन। अब अगर आलोचना की बात करें, क्रिटिक्स ने इसे कैसे देखा है? साहित्य जगत में तो निर्मला को हमेशा से एक अहम कृति माना गया है। जैसे फ्रांसिस्का ओर्सिनी का जिक्र आपने किया, वो इसे प्रेमचंद के सामाजिक यथार्थ और नाटकीयता के मेल का बेहतरीन नमूना मानती हैं। हाँ, और गुलजार साहब की टिप्पणी भी ध्यान देने लायक है। उन्होंने इसके भावनात्मक असर की बात की, पर साथ ही कहीं कहीं दोहराव महसूस होने का भी जिक्र किया। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि महान कृतियों पर भी अलग अलग नजरिए हो सकते हैं, बहस हो सकती है। हाँ, ये तो है। और आज के जमाने में जब हम साहित्य को नए नजरिए से, खासकर नारीवादी दृष्टिकोण से देखते हैं, हाँ, तो नई परतें खुलती हैं। बाल विवाह, दहेज, इनकी आलोचना तो है ही, लेकिन भुवन मोहन सिन्हा जैसे किरदारों पर भी अब सवाल उठते हैं। अच्छा, कैसे? कि क्या वो सच में निर्मला का उद्धार करने वाला था, या उसके इरादे कुछ और थे, ज्यादा जटिल, शायद स्वार्थी? क्या प्रेमचंद अनजाने में एक ऐसे मर्द का किरदार गढ़ रहे थे जो औरत की तकलीफ का अपने तरीके से इस्तेमाल करता है? ओह, ये तो बहुत गहरा पॉइंट है। ये दिखाता है कि साहित्य का मतलब समय के साथ कैसे बदलता है, विकसित होता है। बिल्कुल। अब अगर इसकी विरासत की बात करें, लेगेसी की, विरासत तो काफी मजबूत है। सबसे बड़ा उदाहरण तो शायद 1987 में दूरदर्शन पर जो निर्मला सीरियल आया था। हाँ, वो बहुत लोकप्रिय हुआ था। उसने कहानी को घर घर पहुंचा दिया, एक पूरी पीढ़ी को निर्मला के दुख से जोड़ा। इसके अलावा भी इसके नाटक वगैरह होते रहे हैं। और पढ़ाई लिखाई की दुनिया में, एकेडमिक जगत में, वहां तो ये हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम का जरूरी हिस्सा है। स्त्री विमर्श हो, सामाजिक यथार्थवाद हो, पारिवारिक मनोविज्ञान हो, दहेज जैसी समस्याएं हो, इन सब पर अध्ययन के लिए से एक मुख्य टेक्स्ट माना जाता है। ये दिखाता है कि लगभग 100 साल बाद भी निर्मला में उठाए गए मुद्दे हमारे समाज के लिए कितने अहम बने हुए हैं। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? निर्मला का सार क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल से सार यही है कि निर्मला सिर्फ एक इंसान की दुखद कहानी नहीं है। ये उस पूरे सामाजिक सिस्टम पर एक चार्जशीट है जो ऐसी त्रासदियों को पैदा करता है। प्रेमचंद एक व्यक्ति की जिंदगी के जरिए दहेज, बाल विवाह, लैंगिक असमानता, शक, अंधविश्वास, इन सब बड़ी बुराइयों की जड़ों पर चोट करते हैं। और बहुत ही ईमानदारी से करते हैं। कोई सीधा उपदेश नहीं देते। बिल्कुल, बस सच्चाई सामने रख देते हैं। उनकी कला इसी में है कि वो सीधी सरल भाषा में मुश्किल नैतिक और सामाजिक सवालों से हमें आमने सामने खड़ा कर देते हैं। हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। हाँ, झकझोरते हैं। हो सकता है, जैसा गुलजार ने कहा, कहीं थोड़ा भावनात्मक दोहराव लगे या कुछ घटनाएं थोड़ी मेलोड्रामेटिक लगे, लेकिन इन सब के बावजूद इसका जो ऐतिहासिक महत्व है, इसका जो स्त्री केंद्रित नजरिया है और भारतीय मध्यवर्ग की जिंदगी का जो यथार्थ चित्रण है, वो इसे कालजयी बनाता है। ये हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर क्या बदला है और क्या नहीं बदला है। और शायद यही हमें रुककर सोचना चाहिए। प्रेमचंद ने जिन सामाजिक बुराइयों को, दहेज, बाल विवाह, औरतों के साथ असमानता, समाज का दबाव, जिन्हें लगभग 100 साल पहले इतनी शिद्दत से उठाया था, क्या वो आज पूरी तरह खत्म हो गई हैं, या उन्होंने बस अपना रूप बदल लिया है, नए नकाब पहन लिए हैं? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ। साहित्य कैसे समाज का आईना बना रहता है और कैसे अतीत की कहानियां हमें आज की चुनौतियों को समझने में मदद करती हैं, शायद यही निर्मला का सबसे स्थायी सबक है जिस पर हम सभी को विचार